नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक रैली की और रैली के दौरान मोदी ने ममता सरकार को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने ममता सरकार को विकास के नाम पर सीएए, चुनावी हिंसा, घोटाले, संदेश खाली जैसे मसलों पर कटघरे में जमकर आड़े हाथों लिया, उन्हें कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि लेफ्ट में अपने शासन में बंगाल को लूटा तो टीएमसी ने इस लूट को और बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि टीएमसी बंगाल में घोटाले करती है जबकि भाजपा बंगाल के विकास के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। अब बंगाल की जनता चुनाव में ममता से इसका हिसाब लेगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पेश है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ममता सरकार को विकास, सीएए, चुनावी हिंसा, घोटाले और संदेश खाली जैसे मसलों पर जमकर घेरते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी बंगाल में घोटाले करती है जबकि भाजपा बंगाल के विकास के लिए काम कर रही है। एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास पर रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती, हजारों करोड़ के स्कैम, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान बंगाल की जनता को करना पड़ता है। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस यहाँ आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां माटी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से ही किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। दरअसल बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 35 पर जीत का टारगेट फिक्स किया है। 2019 में बीजेपी बंगाल में 18 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे में अब उसने इसके दोगुने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि वो संदेश खाली का मुद्दा, ममता के भतीजे, मंत्रियों और टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार और सीएए को मुद्दा बनाकर अपने 35 सीटों का टारगेट पूरा कर सकती है। बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से ममता पर हमलावर है, उससे ममता की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन ममता भी हथियार डालने को तैयार नहीं। ऐसे में 2024 का बंगाल चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो ममता बनर्जी लगातार अपने हथियार डालने को नहीं मान रही हैं, वो हथियार अपने नहीं डालना चाहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी के किले को ढहाने के लिए, ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करने के लिए लगातार आक्रामक मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का आज दूसरा चरण है। 26 अप्रैल को कई जगहों पर मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर 13 राज्य हैं और 88 सीटें हैं इसके अंदर जहां पर मतदान किया जा रहा है, और इसके अंदर पश्चिम बंगाल भी आता है जहां पर 3 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। लेकिन हालात वही के वही हैं। ममता बनर्जी के राज में न तो महिलाओं के साथ इंसाफ किया जा रहा है, आम जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि उसे इंसाफ की गुहार लगातार बार बार लगानी पड़ रही है। अब सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला होने के बाद महिलाओं का दर्द क्यों नहीं समझ रही है। साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि दूसरे चरण के मतदान में भी
हिंसा का जो रूप था, हिंसा की जो तस्वीर थी, वो एक बार फिर से बंगाल से ही सामने आई है। पहले चरण में भी हमने देखा कि जिस तरह की हिंसा, चुनावी हिंसा सामने आई, दूसरे चरण में भी चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल से सामने आई है। ऐसे में सवाल है कि ये टीएमसी के राज में बंगाल में कितना सुधार हुआ है, या फिर लेफ्ट के शासन के बाद ममता बनर्जी यही कहकर आई थी कि अब बंगाल की तस्वीर को बदला जाएगा, लेकिन लेफ्ट गया, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आई, लेकिन चेहरा कहीं ना कहीं उसी तरीके का है। चेहरा बदल गया, लेकिन चाल चरित्र, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो वही हैं जो पहले शासनकाल में हुआ करती थी। बदलाव किसी तरह का नजर नहीं आ रहा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक मोड में नजर आ रही है। तमाम सवाल उठा रही है और कह रही है कि बंगाल के मालदा में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रैली करने के लिए, तो उन्होंने ममता सरकार को विकास के नाम पर घेरा, सीएए के नाम पर घेरा, चुनावी हिंसा के नाम पर घेरा, घोटालों पर ममता बनर्जी को लगातार घेरा, संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा गया है, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में घेरा गया है। संदेश खाली में जिस तरह से आरोपियों के साथ बंगाल सरकार खड़ी रही और अंतिम दौर तक शाहजहां शेख का बचाव करती रही, इस मुद्दे पर घेरा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बंगाल की सरकार यानी ममता सरकार को लगातार घेरने का काम कर रही है। अब ऐसे में क्या होगा? चुनावी माहौल बना हुआ है, 2 चरण आज संपन्न हो जाएंगे, तीसरे चरण की तैयारी रहेगी, लेकिन बंगाल इस वक्त किस स्थिति में नजर आ रहा है, क्या कुछ तस्वीर है, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बंगाल पर अपना कब्जा कर पाएगी? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ रत्नाकर सिंह, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका कार्यक्रम में। और सुमित मेहरोत्रा, प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सुमित मेहरोत्रा जी, क्या हो रहा है बंगाल में? बंगाल का चेहरा बदल दिया आपने, तो यानी कि जो उसका चाल है, जो चरित्र है, वो भी बदल गया। बंगाल में क्या कुछ हो रहा है? किस मुद्दे को लेकर आपको लगता है कि आपको जनता वोट करेगी? तमाम ऐसे आरोप थे जिसकी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर मढ़ दी है। वक्ता जी, देखिए, ये तो वही बात हो गई ना, जिसके घर खुद के शीशे के होते, दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते। आप खुद समझदार है, जनता इस बात खुद समझदार है कि क्या करना है। आप मुझे बताइए, आप बंगाल जाते हैं, आप बंगाल में पार्टी को रोकने का काम करते हैं, ममता दीदी को सत्य बोलने का काम करते हैं, तो कब तक भाई? मणिपुर आप क्यों नहीं जाते हैं? मणिपुर में आपकी गवर्नमेंट है, आज महाराष्ट्र में आपकी गवर्नमेंट बनी हुई है, सारे घोटालेबाज आपके संग में खड़े हो गए, आप उसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे, उसके ऊपर भी कुछ बोलिए। आप वहां पर कुछ नहीं सोचेंगे। आपको बिहार मिलता है, बंगाल मिलता है, क्योंकि जहां जहां विपक्ष है, पर जहां विपक्ष पहले था, अब वो सत्ता पक्ष में आ गए हैं, अब उनके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। अब माननीय मोदी जी कुछ एक शब्द नहीं बोलेंगे घोटालेबाजों के ऊपर। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? 400 करोड़ के घोटालेबाज, आपके नीरव मोदी, महाराष्ट्र के जितने बड़े बड़े घोटालेबाजों सबको आपके संग आके खड़े हो गए, तो उनके ऊपर ना सीबीआई जांच होगी, ना ईडी जांच होगी, कुछ नहीं होगा। क्यों? आपकी वोटिंग मशीन में आकर के वो धुल गए हैं। कब तक धुलेंगे? हम यही तो पूछना चाहते हैं। आज वो अगर आपके मन में धुले हैं, आज आप कहते हैं, यानी कि सबसे आप ही हैं। ये सवाल मैं करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ये बताइए, हाँ सुन रही हूँ सर, ये बताइए ना, इस बार दूसरे चरण में घोटालेबाजों के बॉस तो आप ही हुए, सबने ज्वाइन आपने कराया। आज आप कहते हैं कि जहां जहां पे वोटिंग हो रही है, जहां इनका नारा ये होता है, जहां जहां पे भी आप जा रहे हैं, आप मोदी जी को देख के वोट करें, किसी प्रत्याशी को देख के वोट ना करें। आज वोटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये जितने घोटालेबाज इनके लड़ रहे हैं, उनके बॉस तो आप ही हैं। घोटालेबाज तो आप हुए, घोटाला आपसे भी करना है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर घोटाला करना है, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। जनता पूछ रही है, जनता इस बात का पूछ रही है, क्योंकि आपको ही सब चीजों से दिक्कत है, वो तो ये सामने जनता के पेश कर रहे हैं ना। जनता के सामने एक जो अपनी बात को पहुंचाने का तरीका है, अपनी बात को रखने का तरीका है, भरोसा जताने का तरीका है, वो भारतीय जनता पार्टी का तो आप देख रहे हैं किस तरह से वो आपके ऊपर आरोप लगा रही है।
सीएए पर आपको घेर रही है। आपने साफ तौर पर कहा है सीएए तो हम बंगाल में लागू होने नहीं देंगे, ये चोट हो गई। चुनावी हिंसा को लेकर आप पर हमला किया गया। चुनावी हिंसा लगातार हो रही है, पहले चरण में भी हुई, दूसरे चरण में भी दिखाई दे रही है। मोदी सरकार ने घोटालेबाजों पर निशाना साधा, संदेश खाली को लेकर निशाना साधा कि एक मुख्यमंत्री महिला होने के बाद संदेश खाली की महिलाओं को किस तरह से रोना बिलखना पड़ रहा है। तो सर, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो साफ तौर पर जनता के सामने अपने आप को सही साबित करने की है। आप क्या करेंगे इसमें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री की अब भाषा शैली की इतनी गिर जा रही है। आप देखिए, जनता के आगे गड़गड़ा रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग हमारी माननीय ममता बनर्जी कि भाषा शैली भी जो है आपने कहा जिस तरीके से हो रही, तो मैं तो खुद कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री की भाषा शैली क्या हो गई है। कह रहे हैं विपक्ष अगर आ जाएगा तो आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेगा। मुझे बताइए, 50 सालों के अंदर विपक्ष यूपीए गवर्नमेंट थी जिसके गले का छीन दिया, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया जो सत्ता पक्ष इस तरह की बातें कर रहा है? ऐसा क्या दिखाई दे रहा है सत्ता पक्ष को? यही तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी कमजोरी क्या है? सत्ता पक्ष को पहले चरण जहाँ हुआ है वहां पे अपनी हार दिख गई है कि जनता अब इन्हें नकार रही है। आपके बड़े बड़े वादे थे, आप केवल 10 सालों में आपने विपक्ष को कोसने का काम करा। किसी एक पब्लिक मीटिंग में, किसी एक प्रचार में आपने ये कहा 10 सालों में कितने विकास करें, विकास के ऊपर बात नहीं करेंगे, रोजगार के ऊपर बात नहीं करेंगे। क्यों? ये लेकिन आपको कोसने का काम करें। जनता को समझ में आ रहा है भैया 10 साल हो गए, कब आप हमें नौकरियां दोगे, कब रोजगार की बात होगी, कब विकास की बात होगी, कि केवल कोसते ही रहोगे, हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, मंदिर मस्जिद करते रहोगे। इसको युवाओं को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। नौकरी मांग रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। इस बार जनता इन्हें उठा फेंकने का काम कर रही है। आप कर लीजिए, जनता को समझ आ रहा है ना। जनता जिस तरह के आरोप लगा रही है रत्नाकर जी, क्यों आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की छवि लेफ्टिस्ट जब राज किया करते थे तब थी, ममता बनर्जी के आने के बाद वो तस्वीर बदली नहीं है, उसी तरह से है? बंगाल की जनता बहुत परेशान है, बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। किस बात को लेकर और किस आधार पर आप इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं? वक्ता जी, देखिए, मैं बात सुन रहा था अभी टीएमसी के जो नेता बैठे हैं, आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके अपनी कारस्तानियों से बच नहीं सकते। आप अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़। आज जनता हमारे ऊपर नहीं आरोप लगा रही है, ये टीएमसी के नेता लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ पिछले 10 सालों से है और आगे भी जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलता रहे। और हम जनहित में काम करते हैं, जनहित में काम करके और हम वोट मांगने की कोशिश करते हैं। हम कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, कोई धर्म आधारित राजनीति नहीं करते हैं। हम कोई रामनवमी का जब शोभा यात्रा निकाला जाता है तो उसको रोकने का काम नहीं करते। हम जो है क्या विकास किए हैं वो जनता के पास जाते हैं और बताते हैं। मेरे पास तमाम मुद्दे हैं। अगर मैं जाऊँ मोदी सरकार मीटिंग में नहीं बोलते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। अब ये रत्नाकर जी बिल्कुल नहीं, सुनिए ना, उनको सुनने का इन लोगों को सुनिए भी ना। भाई रत्नाकर भाई, हम सुनते हैं, पर आपके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी मीटिंगों में, किसी प्रचार में विपक्ष को केवल पूछने का काम करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुमित मल्होत्रा जी जवाब ले लेते हैं। सुनिए बात को। जब आप लोग लोगों की संपत्तियों को छीनने की बात करेंगे तो क्या प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी जवाबदेही नहीं कि जनता को आपकी मंशा के बारे में? तो कह रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी तो कोई बात लिखी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बात कहाँ से लेकर आ रही है? हमने तो मैनिफेस्टो में नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने करा है, नौकरियां खा गए, नौकरियां खा गए। मैं सवाल कर रही हूँ ना सुमित जी, मैं कर रही हूँ ना सवाल। वक्ता जी, इनको बुलवा लीजिए और 10 मिनट दे दीजिए, इनको बोल लें, फिर मैं अपनी बात नहीं, रुकिए ना, बिल्कुल बोलेंगे। उसके बाद मैं अपनी बात। मैंने आपको पूरा मौका दिया ना सुमित जी, पहले आप ही को मौका दिया मैंने, इसीलिए पहले आप ही को दिया कि आप ये ना कहें कि समय नहीं मिल पाया। लेकिन अब दूसरी बात में भी आप सुनिए ना, धैर्य से सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा। जी रत्नाकर जी, नहीं, आप संपत्ति की बात कर रहे हैं रत्नाकर जी। प्रधानमंत्री जी ने पिछले जो इनके टीएमसी के नेता सारे घोटाले में पाए गए हैं, उन्हीं की तो बात कर रहे हैं। वही कह रहे थे ना, कैश फॉर क्वेरीज जो है, महुआ मोइत्रा का पूरा उनका कच्चा चिट्ठा खुल के आ गया।
आप ही के नेता हैं, आप ही के सांसद हैं, आप ही के पार्थ चटर्जी जो है वो करोड़ों रुपए फ्लैट में उनके पाया जाता है, आप ही के कार्यकाल में शारदा घोटाला हुआ है। ये तमाम चीजें क्या कहती है? आप ही के कार्यकाल में ब्रिज जो है भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। ये सारी चीजें, और कट मनी की बात कौन करता है पश्चिम बंगाल में? हर काम के लिए कट मनी देना पड़ता है वहां पे, ठेकेदार परेशान हो चुके हैं पूरी तरह से। तो वो जनता का पैसा जो जनता के हित में लगना चाहिए वो तो इनके नेताओं के पॉकेट में जा रहा है। ये घोटाले आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। ये घोटाले आज बंगाल की परिस्थिति ऐसी है, मैं एक मिनट और बोलना चाहूंगा। आज बंगाल की परिस्थिति ऐसी है कि बंगाल पूरी तरह से जल रहा है। आज जब वहां पे केंद्रीय एजेंसियां तहकीकात करने जाती हैं तो उनके ऊपर हमले किए जाते हैं इस तरह की जैसे वो पाकिस्तान में गए हों। आज जो है संदेश खाली के गुनाहगारों को छुपा के रखा जाता है, जब दबाव पड़ता है मीडिया का तब उनको गिरफ्तार करवाया जाता है। आज जो है मुर्शिदाबाद में कैंडिडेट्स लोगों की हत्या कर दी जाती है सरेआम। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होता है जिसमें हत्या नहीं होती है। और पूरे देश में देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कहीं पे आपको हिंसा की घटना सुनाई देने को मिली? नहीं मिली। लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई भी अगर चुनाव देने को मिलेगी ही मिलेगी। कारण उसका ये है कि टीएमसी के नेता जो है गुंडे की तरह वहां पे काम कर रहे हैं, लोकल पुलिस वालों के साथ मिल करके, और जो है वहां पे कटमनी की बात करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं। आज आप बता दीजिए, यहीं पे बैठे हैं प्रवक्ता इनके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आपको चिट्ठी नहीं लिखी थी कि चुनाव में हिंसा रुकवाने के लिए? आप बताइए ना, अगर ये सब झूठ है तो बताइए, मैं फिर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारी सच्चाइयों से ये मुख नहीं बोल सकते। ठीक है, सुमित ये सब सच है। और आज बंगाल चल रहा है, वहां पे कोई भी भाजपा का नेता, बड़ा नेता अगर पश्चिम बंगाल में जाता है चुनाव प्रचार के लिए तो टीएमसी के गुंडे, मैं कहूंगा कार्यकर्ता नहीं, टीएमसी के गुंडे उनकी गाड़ियों पे पथराव करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं। ठीक है, जवाब ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि आज पश्चिम बंगाल जो परिवर्तन का नारा लेके ममता बनर्जी चली थी, आज वो परिवर्तन कर नहीं पाई और उसी कम्युनिस्टों की तरह पश्चिम बंगाल का हाल कर दिया है जो ये 10 साल पहले 15 साल पहले हुआ करता था। सुमित मेहरोत्रा जी, भाई बोल रहा हो कि बोल लीजिए आप? नहीं, बोलिए। नहीं, विकास के मसलों की बजाय क्या लगता है आप लोगों को ये दलों को आरोपों की राजनीति से वोट मिल जाएंगे? जी, लगता है आपको? बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिस तरीके से आज माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी तो मैं कल भाषण सुन रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी का, यूपी बरेली में भाषण दे रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी आंवला लोकसभा सीट के ऊपर कि चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चुनाव आते रहते हैं, हार जीत लगी रहती है, आप लोग वोट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग निकल करके वोट करिए। घबराहट पैदा हो गई माननीय प्रधानमंत्री जी को, जनता वोट नहीं तो अपील कर दी जनता से, तो इसमें गलत काम क्या हुआ? वक्ता जी मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी की बात में कल के भाषण में मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत कुछ छिपा था। कैसे लगा? डर की भाषा बोल रहे थे प्रधानमंत्री? बिल्कुल कैसे पहुंच चुके हैं देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री है, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या जनता से अपील करने का उनका हक नहीं है? आप भी तो अपील कर रहे हैं। अरे अपील आप कैसे करेंगे? अपील ये करी जाती है वक्ता जी कि हमने 10 सालों में इतना बड़ा विकास करा है, हमने रोजगार दिया है। आप लोगों की नहीं सर, आप लोगों की थोड़ी ना बदलेंगे सर, सबका प्रधानमंत्री कहेंगे ना वक्ता जी, प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे 10 सालों में हमने विकास करा है, विकास का डाटा सामने रखेंगे, तभी तो वोट मांगेंगे या विपक्ष को वोट से रहेंगे? कब तक चलेगा, कब तक ये चलेगा? रही बात हमारे अभी कांग्रेस और प्लस, अभी तो पहले तो ये कांग्रेस ही थे, ये भी कोर्ट पे रहते थे, आज परिवर्तन इनके अंदर हो गया तो ये भाजपा में चलेगा। हमारे पुराने साथी हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इनके लिए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं रत्नाकर भाई हमारे, और ये कुछ भी कहते रहे, हमें कोई फर्क नहीं है। इन्होंने भी ये कुर्ता गाया संदेश खाली का, क्यों भाई? प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं था मणिपुर जाने का, मणिपुर में भी दंगे हो रहे हैं, असम में भी हो रही है लड़ाई दंगा। आप बताइए, आपको यकीन मालूम है या नहीं मालूम? मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी? तो क्या कर है ऐसा? अरे देश का प्रधानमंत्री है कोई अगर
सर बताइए ना, जनता के मुद्दों को हटाकर आप इस तरह की आरोपबाजी करके सभी दलों की बात कर रही हूँ, आपको वोट मिल जाएंगे? आप एक बात बता दीजिए सर। वक्ता जी देखिए, मैं जरा सी मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मैं इनकी एक एक करके सारी बातों का जवाब दे दूं, ताकि हमारी जो मीडिया, हमारी जो आपके जनता सुन रही है, उन्हें पता चलना चाहिए कि क्या क्या समस्याएं आ रही है आज देश के अंदर, क्या क्या चीजें हैं, समझना चाहिए देश को। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे आ गया, दूसरा चरण चल रहा है, अब तक आप समझा नहीं पाए जनता को कि क्या कर रही है सत्ता पर? हमारा भारतीय जनता पार्टी। वक्ता जी हमने बता दिया, और जो भी मीडिया जिस तरीके से आज माननीय प्रधानमंत्री का प्रचार कर रही है, ज्यादा दिन नहीं है, 7वें चरण के बाद 4 जून को बातों को सामने रख नहीं पा रहे हैं जनता के, उसे भरोसा दिला नहीं पा रहे हैं, और आप आरोप के लिए किसी और के ऊपर ठीकरा बोलने के लिए आप गोदी मीडिया को ले आते हैं सर। वक्ता जी 4 जून को विदाई तय हो जाएगी गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक गोदी मीडिया जाएगा। तो जब आपकी सरकार होती है, आपके पक्ष में बोला जाता है, तब तो आप एक बार भी नहीं कहते कि गोदी मीडिया है। ये किस आधार पर तय करते हैं, आप ये समझाइए। आप मुझे बताइए ना, जितना आप मुझे बताइए ना, जिस रेटिंग से भाजपा को आज गोदी मीडिया, मैं देखिए, अगर आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, तो गोदी मीडिया से कह रहे कुछ चैनल ऐसे हैं कर रहे हैं। किस आधार पर आप तय करते हैं कि ये गोदी मीडिया है सर, ये बताइए, इसका पैमाना क्या है? नहीं बता जी, देखिए मैं कोई आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, गोदी मीडिया के लिए कह रहा हूँ। कुछ चैनल है जो आप मुझे आपकी प्रतिक्रिया का कोई मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, आप क्या कहेंगे उससे मेरा जो विचारधारा है वो नहीं बदल जाएगी, आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन आधार पूछ रही हूं इसका। वक्ता जी मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए ना, ताकि हमारे वक्त की कमी है, मुझे रत्नाकर जी के पास भी जाना, जल्दी से बताइए आधार क्या है? अभी इन्होंने कई मुद्दे ऐसे उठाए, बंगाल में कटमरी, भ्रष्टाचार, तो आज मेरे भाई शुभेंदु अधिकारी कौन है जिनके ऊपर आपने, जब वो टीएमसी पार्टी हमारी पार्टी में थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, कटमरी का आरोप लगाया था, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, करते हैं कि ये गोदी मीडिया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। खैर, बहुत वक्त की कमी है मेरे पास। रत्नाकर जी, बात सही है, आपको हर जगह घोटाले नजर आते हैं, आपको हर पक्ष गलत नजर आता है, आपको सारे नेता भ्रष्टाचारी नजर आते हैं, आपको हर सरकार का मुख्यमंत्री गलत नजर आता है, लेकिन आपको अपनी सरकार की कमियां खामियां कभी नजर नहीं आती हैं। क्यों? तब पट्टी बन जाती है। म्यूट कर रखा है सर आपने, आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। जी मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, कहिए सर, जल्दी से रखिए अपनी बात। बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस है। 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर पे ईडी के छापे पड़े। ये भाई साहब उसको बताएंगे नहीं, क्योंकि इनको जब ये भ्रष्टाचारियों के ऊपर जब हम प्रहार करते हैं तो ये चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं कि हम तो ईमानदार हैं, हमारे ऊपर जानबूझ के विकास के मुद्दों से हटकर आप लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे। आपको लगता है जनता वोट करेगी? आप तो जनता का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, आप तो पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। वक्ता जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में क्या क्या किया है वो हम जनता के पास जाकर बताते हैं। हमने क्या किया है, हम क्या करेंगे देश के लिए, लेकिन इनसे पूछिए ये किस चीज पर राजनीति करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करते हैं। अभी इसी चैनल में पूछना चाहूंगा मैं, कितने अपनी उपलब्धियों को गिनाई है, वहाँ पे टीएमसी की सरकार है आज, कितनी उपलब्धियों को गिनाया। और मैं यहीं पे जनता को फायदा मिला है। नहीं, विकास के मुद्दों से बेकार की राजनीति करते हैं, बेकार के मुद्दों पर अटक जाते हैं। मुद्दे जनता के हैं, चुनाव जनता के लिए हो रहा है, जनता को चुनाव करना है कि कौन सत्ता पर बैठेगा, लेकिन उसी के मुद्दे गायब है। बेरोजगारी से आपका कोई लेना देना नहीं, महंगाई से आपका कोई लेना देना नहीं, नौकरियां युवाओं को मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सर इस तरह से थोड़ी ना चुनाव में, आपको क्या लगता है जनता क्या बेवकूफ है कि आपको किसी भी मुद्दे पर उठाकर वोट दे देगी? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।